हेलो प्यारे बेटा, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस में हम पहले अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह बना देना, पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह दिसे। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, या फिर दूसरे देशों में जाकर हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं। तो ये सारा क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। क्या, फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। हम इसमें 3 चीज़ों को लेकर चल रही हैं। फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड वन इज फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो हो, जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारी कंट्री में आए, दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अगर हम जाकर पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हो गया आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। लेबर इजीली क्या कर सके, दूसरी कंट्रीज में जा सके और वहाँ की लेबर यहाँ पर आ सके, तो वो भी क्या कर सके, फ्री मोबिल हो सके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो उसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन। तो हम क्या सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या कुछ आता है, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन इज जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं एमएनसीज की एंट्री को, जो भी वादा डालती हैं एमएनसी को, क्या हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो क्या करती हैं एक कंट्री में नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही हैं। अगर हमारी कंट्रीज में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एमएनसीज की एंट्री पर रोक लगाती हैं, तो उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना ही ग्लोबलाइजेशन है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे मेजर्स को फॉलो करती है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो। लिबरलाइजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेस लगाई जाती हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर, उनको लिबरलाइज कर देना, हो सके तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना या फिर इनको मिनिमाइज कर देना। तो बेटा ये सारा इंक्लूड है ग्लोबलाइजेशन में। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 1991। उसमें क्या था कि एलपीजी को क्या किया गया, अप्लाई किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि क्या था, हमारी जो कंट्री थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड थी। तो क्या करना था कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर पर हमारी इकोनॉमी को बेस करना था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इकोनॉमी को क्या किया जाए, लिबरलाइज किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए एंड ग्लोबलाइजेशन किया जाए। हाँ जी बेटा, देखिए, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एज्यूम करते हैं दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी शुड हैव क्लोज लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन यही मानकर चलता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हम इंडिया में रहते हैं, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसका क्या दूसरी कंट्री के साथ क्लोज कनेक्ट होना चाहिए, क्लोज लिंक होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो अच्छी जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, या टूरिज्म के पर्पज़ से, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपनी मनपसंद कंट्री में जा सकते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर इन फैसिलिटीज़ को वो इंजॉय कर सकते हैं। तो बेटा, ग्लोबलाइजेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री ट्रेड हो, जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिमूव कर दिया जाए। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन सी होती हैं। देखिए, जो टैरिफ है एक तरह के टैक्स हैं
ये इम्पोर्ट्स पर लगाए जाते हैं ताकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगा हो सके। अगर इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, बाहर से जो आने वाली गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो लोग उन गुड्स को पसंद नहीं करेंगे। वो गुड्स हैं जो डोमेस्टिक गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स के हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट बैरियर्स हैं जो क्या है इम्पोर्ट पर लगाई जाती हैं। जैसे कि एक्सेसिव रेड टेप, एक्सेसिव रेड टेप का मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, हर इंडस्ट्री के लिए जो भी हम कोई कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उनके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रख देना, या फिर सब्सिडीज दे देना, अनफेयर रूल्स लगा देना। सब्सिडीज बेटा क्या, जैसे कि कोई इंडिया की कोई इंडस्ट्री है उसको सब्सिडीज दी जाती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो क्या होगा, इंडिया का जो बना हुआ प्रोडक्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वो महंगा होगा, तो लोग उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। तो ये होते हैं बेटा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगर ग्लोबलाइजेशन को आप बढ़ाना चाहते हो, अपनी इंडिया की अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाए या फिर मिनिमाइज कर दिया जाए, तभी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री ट्रेड हो सकेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल में के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है इनफ्लो और आउटफ्लो कैपिटल का, वो क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए और एफडीआई को प्रमोट किया जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए बेटा पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन का कोई इन्वेस्टर आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करता था तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। पहले क्या दो रूट्स होते थे अगर फॉरेन कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, एक तो ऑटोमेटिक रूल एंड सेकंड इज गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल में क्या था कि उस पर्सन को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और ऑटोमेटिक रूल में क्या था कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या था, तो उस पर्सन को गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले ज़्यादातर जो रूट थे गवर्नमेंट रूट्स होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इन सबको हटा दिया गया है। बहुत सारी कम इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट रूट या फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है, बाकी सभी जो इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर दिए, ऑटोमेटिक रूट बना दिए गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद है बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, तो लेबर भी इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जा सके और अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो इसमें बेटा आ जाएगा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, और जो इनके लिए रूल्स बने हैं लेबर के लिए उनको लिबरलाइज कर दिया जाए। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। देखिए एमिग्रेशन का मतलब क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ लीविंग अ रेजिडेंट कंट्री और प्लेस ऑफ रेजिडेंस विद द इंटेंट टू सेटल एल्सवेयर। अपने देश को छोड़ देना और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लग जाना, और अपना देश हम इस इरादे से छोड़ रहे हैं कि हम कहीं और देश में जाकर सेटल हो रहे हैं। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में डिफरेंस क्या है, एक पर्सन है वो एक टाइम पर इमिग्रेशन भी हो सकता है, कर सकता है, और एमिग्रेशन भी कर सकता है। हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बेटा। जैसे कोई पर्सन है रॉबर्ट, वो लंदन का रहने वाला है, तो वो लंदन को छोड़कर न्यूयॉर्क में जा रहा है। तो लंदन से वो छोड़कर जा रहा है तो वहाँ से वो एमिग्रेशन कर रहा है, तो लंदन में वो क्या हो गया, एमिग्रेंट फ्रॉम लंदन। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, ई का मतलब आउट ऑफ लंदन, तो लंदन में वो क्या हो गया, एमिग्रेंट। और वो न्यूयॉर्क में जाकर सेटल हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया इमिग्रेशन। आई से मतलब इन मतलब कम्स फ्रॉम, तो वो कहाँ से आया है, लंदन से आया है और न्यूयॉर्क में आकर सेटल हो गया। लंदन वाले कहेंगे कि जो यहाँ से जा रहा है वो आउट ऑफ कहाँ जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, तो यहाँ का वो एमिग्रेंट हो गया और न्यूयॉर्क जा रहा है। और न्यूयॉर्क में उसको क्या कहा जाएगा कि वो इमिग्रेंट है, वो कहाँ से आया है, कम्स फ्रॉम लंदन, लंदन से वो इमिग्रेंट होकर आया है। तो ये बेटा दोनों में डिफरेंस था।
तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड लेबर में क्या था कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के जो भी रूल्स बने हैं लेबर के लिए उनको लिबरलाइज कर दिया जाए, बहुत इजी रूल्स बना दिए जाए। लेबर इजीली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के या फिर बिना किसी लॉन्ग लीगल प्रोसीजर के वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रिजाइड कर सके या फिर जॉब कर सके। तो ये थे बेटा 3 कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है कॉजेस फॉर ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे क्या ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकें, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, बिजनेस कर सकें। सबसे जो फर्स्ट है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, जो भी ट्रेड करने के लिए जो भी बेटा प्रोसीजर्स होती हैं उसको लिबरलाइज कर दिया जाए, जो कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल्स हैं, उनको हटा दिया जाए। जैसे कि जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करना, रिलैक्सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो भी ये मेजर्स हैं गवर्नमेंट यूज करती है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको लिबरलाइज कर दिया जाए। सेकंड है बेटा इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के आपस में कोई समझौता करती हैं, किसी बात पर वो सहमत हो जाती हैं, तो वो हो गया इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2 टाइप्स का होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट 2 देशों के बीच में हो रहा है तो बायलैटरल एग्रीमेंट, लेकिन 2 से ज़्यादा देशों के बीच में हो रहा है दैट इज मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट बेटा 2 टाइप्स का है, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। देखिए ट्रेड में जो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंगटान है, वर्ल्ड बैंक है। तो जो इनमें क्या है, जैसे कि WTO है, 164 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। अगर WTO के प्लेटफॉर्म पर कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, तो वो 164 कंट्रीज पर इक्वली अप्लाई होता है, सभी कंट्रीज को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसका हम एग्जांपल लेते हैं ट्रिम्स। ये भी क्या है, WTO के प्लेटफॉर्म पर है, इसका एक ऑर्गन है ट्रिम्स। इसमें क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक मिनट बेटा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं WTO के प्लेटफॉर्म पर ही। तो ये भी क्या है, सभी कंट्रीज पर इक्वली अप्लाई होते हैं। तो ये बेटा मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर किसी कंट्री के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तभी वो ग्लोबलाइजेशन कर सकता है, तभी वो दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकता है, उनके साथ ट्रेड कर सकता है। अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, मैनेजरल एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ये हमारे पास रिसोर्सेज वेल एफिशिएंट हैं, अच्छी क्वांटिटी में है, अच्छी क्वालिटी में है, तभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और कंपैरेटिव एडवांटेज बेटा क्या हो गया, ऐसी एडवांटेजेस, ऐसी हमारी क्वालिटीज जो हमारे पास हैं लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो हम अपनी उन क्वालिटीज का बेनिफिट उठाकर बेस्ट कंपटीशन दे सकते हैं हमारे कंपटीटर्स को। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी, ब्रांड इमेज। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, और ब्रांड इमेज जो हमारा जो ब्रांड है उसकी इमेज बहुत ज़्यादा है, कस्टमर ब्रांड लॉयल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब का बेनिफिट उठाकर कम्पिटिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इजीली कम्पिटिट कर सकते हैं। तो सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए और सफिशिएंट कंपैरेटिव एडवांटेज होनी चाहिए अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, पिछले कुछ सालों से डेवलप किया है एयर रूट और सी रूट,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ की क्या होगा, जो एक्सपोर्टर होगा उसे ईजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। और इंश्योरेंस से क्या होगा, वो अपने प्रोडक्ट को उनका इंश्योरेंस करवा सकता है और श्योर हो सकते हैं अगर फ्यूचर में उसको कोई रिस्क होता है, उसको कोई लॉस होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें, बिकॉज जो ग्लोबल क्योंकि बेटा जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है, इस दुनिया बहुत बड़ी है, तो फेस टू फेस कांटेक्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट क्या करे कि जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, उनको डेवलप करे ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर ईजिली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके। नेक्स्ट है बेटा ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। देखिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी का मीन्स ऐसी करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जो हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करे। तो अगर ऐसी करेंसी होगी तो इंटरनेशनल पेमेंट करने में इजी होगा और जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी इंक्रीज होगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 5 करेंसीज को रिकॉग्नाइज किया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की जाती है। हर कंट्री में उन करेंसीज को एक्सेप्ट किया जाता है। वो 5 करेंसी कौन सी है? US डॉलर, पाउंड, यूरो, येन एंड चाइनीज रेनमिनबी। एक बेटा SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। IMF ने ये SDR करेंसी को डेवलप किया है। ये ऐसी करेंसी है जिसे किसी भी करेंसी में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। ईजिली ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगी और मिल जाएगी और एक्सेप्ट भी की जाएगी। तो ये तो बेटा हमने जो कॉजेज पढ़े हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी कंट्री के पास अगर ग्लोबलाइजेशन को हमने ग्रोथ करना है। उसके बाद है बेटा मेजर्स अडॉप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से मेजर्स को अडॉप्ट किया है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं FDI रूट 2 टाइप्स का होते हैं, गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, और ऑटोमेटिक रूट में ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो और दूसरा क्या था बेटा, एक फेरा, पहले फेरा एक्ट होता था जो क्या था, इनफ्लो और आउटफ्लो कैपिटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, लेकिन उसको चेंज करके फेमा को अप्लाई किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या था, जो रूल्स से उनको लिबरलाइज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब जो फॉरेन कैपिटल है उसका फ्री फ्लो हो सकता है। सेकंड बेटा क्या स्टेप उठाया इंडिया गवर्नमेंट ने, वो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ मतलब कि हम जो इंडियन रुपीज़ हैं उसे दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी एंड फुली कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल में क्या है कि हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो बेटा पार्शियल कन्वर्टिबल है। सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर हमने करनी है तभी हम इंडिया की करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। लेकिन बेटा अगर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, बिल्कुल लिबरलाइज कर देती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाती, तो उसे हम बोलते हैं फुली कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी हो गई, फ्रीडम टू एक्वायर शेयर्स, प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स अब्रॉड। हम अब्रॉड में जाकर, विदेशों में जाकर शेयर्स खरीद सकें, प्रॉपर्टीज खरीद सकें, वहाँ पर हम कोई एसेट्स परचेज कर सकें, वो हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स।
लेकिन जो इंडिया की करेंसी है वो पार्शियल कन्वर्टिबल है, फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। हम सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के पर्पज से ही अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि हमारी जो कंट्री है वो पार्शियल से फुल्ली कन्वर्टिबल कर दिया जाए। देखिए, हम इंडिया में रह रहे हैं और चाइना में पैसे भेज रहे हैं। अगर हम मशीन इंपोर्ट करने के पर्पज से पैसा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हो गया बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन आप इंडिया में रहकर चाइना में अपने बेटे को या फिर अपने फादर मदर को पैसे भेज रहे हैं उनके यूज़ करने के लिए, तो वो क्या हो गया बेटा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी को चाइनीज़ करेंसी में। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद है बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने एफटीपी पॉलिसी 2015 टू 20 जो है अप्लाई किया है। इसमें क्या जो ट्रेड पॉलिसी है बहुत ज़्यादा लिबरल पॉलिसी है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल्स हैं, उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है और ओपन कंपटीशन को इनकरेज कर दिया गया है। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में रिफॉर्म 3 रिफॉर्म किए गए। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया ये ऑटोमेटिकली क्या करते थे, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते थे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कौन कौन सी मेजर जो है फॉलो किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। सबसे बड़ा है बेटा जो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये क्या थे, ऐसे जोन्स थे, ऐसे एरियाज थे, अगर वहाँ पर कोई भी एंटरप्रेन्योर आकर इंडस्ट्री सेटअप करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो उसको स्पेशल सब्सिडीज दी जाती थी, टैक्स कंसेशन दिए जाते थे, बहुत सारी इंसेंटिव्स दी जाती थी। उनको अट्रैक्ट किया जाता था कि एक स्पेशल एरिया पर आकर आप फैक्ट्री लगाइए, आप अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। अगर आप अपनी बिजनेस यूनिट में जितनी प्रोडक्शन हुई है उसका कुछ परसेंटेज आप डोमेस्टिक आप इंडिया में बेचकर बाकी अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अलग से एक्सपोर्ट कंसेशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी पर भी कंसेशन दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने मेजर को अडॉप्ट किया। कंसेशनल लोन, प्रोडक्शन करने के लिए वो लोन लेना चाहते हैं तो उनकी जो लोन की इंटरेस्ट रेट होती थी वो बहुत कम होती थी। कई बार तो इनको 0% पर यानी कि फ्री इंटरेस्ट ऑफ लोन भी प्रोवाइड किया जाता था। टैक्स कंसेशन दिया गया, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी को लिबरल बना दिया गया। सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या हो गया बेटा, अगर एक कंट्री और दूसरी कंट्री मिलकर आपस में कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। पहले MRTP एक्ट होता था जो क्या है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करता था। तो MRTP एक्ट को रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को क्या कर दिया गया, अप्लाई किया गया। तो ये क्या करता था, जो कंबाइन एसेट लिमिट टर्न ओवर लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया कंपटीशन एक्ट 2002 में। लेकिन जो MRTP एक्ट था कंबाइन एसेट लिमिट और कंबाइन जो टर्न ओवर लिमिट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता था अगर दो कंट्रीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट में इन सब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम टू रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री का उससे का कोई इन्वेस्टर, कोई पर्सन यहाँ इंडिया में आकर इन्वेस्ट करता है और वो पैसा बाहर लेकर जाता है तो उसे बोलते हैं रिपेट्रिएशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या था, अगर कोई यूएस से है, मान लो वो यूएसए का कोई पर्सन इंडिया में आकर इन्वेस्ट करता है तो अगर वो पैसा लगाएगा तो वो नॉन रिपेट्रिएशन पर बेस होता था। अगर उसे पैसा यूएसए में भेजना है तो उसे पहले आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी के बाद क्या हुआ, अब यूएसए क्या है, मतलब यूएसए लगा ले कोई भी कंट्री है
यहाँ पर आकर ये पैसा इन्वेस्ट करती है तो फ्री टू रिपेट्रिएट देयर इन्वेस्टमेंट, वो ईजिली अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो उसने पैसा कमाया है वो अपनी कंट्री में भेज सकती है, और इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो भी इजीली अपनी कंट्री में ले जा सकती है, अपनी कंट्री में बैठे लोगों को भेज सकती हैं। तो बेटा ये तो था जो इंडिया ने कौन कौन सी मेजर्स को फॉलो किया है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। थैंक यू।